हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मन्नू पासवान। दोस्तों, आज हम उस महान शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपना बचपन, अपना संघर्ष, इतने कठोर जीवन संघर्ष के द्वारा अपना नाम पूरी दुनिया में विख्यात किया, अपनी एक नई पहचान बनाई, बल्कि केवल अपनी पहचान ही नहीं बनाई बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को एक ऐसी जगह से उठा के एक मानव लायक जीवन देने का कार्य किया। उनको एक नई दिशा दी। जो समाज आजादी से पहले जानवरों की भांति केवल जीवित था, उसको एक नई दिशा और एक नया जीवन, इंसानों इंसानी रूपी जीवन देने का कार्य। इससे पहले वो जैसे वो समाज था, वो था तो इंसान ही, लेकिन उसका जीवन इंसानों जैसे नहीं था। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके जीवन संघर्ष और उनकी उपलब्धियों के बारे में। वो व्यक्ति जो बाबा साहब के नाम से फेमस, एक इंडियन जूरिस्ट, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल रिफॉर्मर और जवाहरलाल नेहरू की जो पहली सरकार बनी उसमें एज अ लॉ मिनिस्टर रहे। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनके माता पिता माता भीमाबाई और जो उनके पिता थे रामजी मालोजी सकपाल। उनके घर पे 14 अप्रैल 1891 में उनकी 14वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर थे, जो उस समय के मध्य प्रदेश के ही एक बटालियन में तैनात थे। दोस्तों, रामजी सकपाल अपनी 14वीं संतान को, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रूप में जाने गए, उनको शिक्षा, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रण लेते हैं। वो प्रण करते हैं कि हम अपने इस बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। 2 वर्ष बाद रामजी सकपाल आर्मी से रिटायर हो जाते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एमपी से दापोली महाराष्ट्र जाकर रहने लगता है, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पड़ता है। वे मूलतः वहीं के रहने वाले थे और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कार्यरत थे। अंबेडकर जी का 5 वर्ष की आयु में स्कूल में दाखिला होता है। उनके पिताजी दाखिला करवाते हैं, बड़े मुश्किल से संघर्षों से दाखिला होता है, क्योंकि उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस समाज से आते थे, उस समाज का एक भी व्यक्ति पढ़ाई के नाम पे स्कूल से कोसों दूर रहा करता था, क्योंकि ऐसा था नहीं कि वो खुद नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्कूली शिक्षा के लिए या शिक्षा से उनको वंचित रखा जाता। पूरा परिवार का जो गुजारा था, वो महाराष्ट्र जाने के बाद, जो उनकी रिटायरी के बाद पेंशन मिलती थी, उससे पूरा परिवार का जो गुजारा था और डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा को लेकर
वो उससे पूरा नहीं हो पा रहा। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के जो पिताजी थे, रामजी सकपाल, उनके दोस्तों ने सतारा में उनके लिए एक जॉब ढूँढी। सतारा में जॉब ढूँढने के बाद उन्होंने वहाँ एज़ अ कैशियर काम करना शुरू किया। कुछ दिन बीतते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई अपनी गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए अपने पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं। स्टेशन में उतरने के बाद वो बहुत देर अपने पिताजी का वेट करते हैं। वेट करने के बाद किसी कारणवश रामजी सकपाल जो थे, वो स्टेशन मिलने अपने बच्चों से नहीं आ पाते। ना आ पाने की वजह से डॉक्टर अंबेडकर वहीं पे इंतजार करते करते बहुत देर हो जाती है। तो वहां का स्टेशन मास्टर आके पूछता है कि आप कौन हो, कहाँ जाओगे। तो डॉक्टर अंबेडकर सीधे बोलते हैं कि हम महार हैं। और जैसे ही इस शब्द को स्टेशन मास्टर सुनता है, उसके चेहरे का जो हाव भाव था वो बिल्कुल बदल जाता है। क्योंकि वो महार उस समय की सबसे अछूत अपवित्र जाति मानी जाती थी, अकॉर्डिंग टू हिंदू हिंदू धर्म। और पूछने के बाद वो बहुत अजीब सा मुंह बना के वापस चला जाता है। तब तक पूरे आसपास के उस जगह के एरिया में सबको पता चल जाता है कि ये जो बच्चे हैं वो अछूत कास्ट जाति से आते हैं। और ये चर्चा होने लगती है। फिर क्या होता है कि पिताजी से मिलने के लिए वो एक बैलगाड़ी का प्रबंध करते हैं, बैलगाड़ी करते हैं। तो सबको पता हो जाता है, तो कोई उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। एक बैलगाड़ी वाला बहुत मुश्किल से तैयार हुआ उनको ले जाने के लिए। ले जाने के लिए जब तैयार हुआ तो एक शर्त थी कि जितना किराया था बैलगाड़ी का उस जगह तक पहुंचने के लिए, उससे दोगुना किराया देना पड़ेगा। और गाड़ी उनको स्वयं चलानी पड़ेगी। तो इस शर्त पे वो बैठे। और जो बैलगाड़ी का ड्राइवर था वो उनके साथ नहीं बैठता, वो पैदल चलता है, इसलिए कि अगर वो उनके साथ बैठेगा तो अपवित्र हो जाएगा। तो पैदल जाता है, उनको बैलगाड़ी खुद हाँकनी पड़ती है। और बैलगाड़ी से पहुंचने के बाद वो जो बैलगाड़ी का मालिक था वो अपनी बैलगाड़ी धुलता है। इसलिए धुलता है कि उनके बैठने से बैलगाड़ी अपवित्र हो जाती है, तो शुद्ध करने की वजह से बैलगाड़ी धुलता है को शुद्ध करने के लिए। फिर इस घटना को लेके डॉक्टर अंबेडकर के मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि ऐसा हमारे ही साथ क्यों होता है, क्या कौन सी ऐसी कमी है कि ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है इतना ज्यादा, ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से। ये दिमाग में उनकी चीजें चलने लगती हैं। क्योंकि वो साफ कपड़े भी पहनते थे, अच्छा ठीक ठाक रहते थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो ये घटना उनको मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान विचलित कर दी। और इसी के कुछ समय बाद उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिससे उनके पिताजी और उनका जो जीवन था वो बहुत ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। उनकी माता भीमाबाई जी का देहांत हो जाता है एक लंबी बीमारी के चलते। और ये जो जातिवाद की समस्या का सामना जो करना पड़ रहा था उस समय, वो हर जगह उनको सामना करना पड़ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा विचलित कर देने वाली उस समय की समस्या थी, और आज भी है। स्कूल में उन्हें क्लास से अलग बैठाला जाता था। क्लास के बच्चे जहाँ पे बैठते थे उस जगह उनको नहीं बैठाला जाता था, उनको अलग बैठाला जाता था। और बैठालने के बाद
उस बर्तन में उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था जिस बर्तन में स्कूल के बाकी सारे बच्चे पानी पीते थे। एक बार क्या हुआ कि स्कूल के एक टीचर ने डॉक्टर अंबेडकर जी को स्कूल के क्लास की ब्लैक बोर्ड में एक सवाल हल करने के लिए बुलाया। जैसे ही ये आवाज आई कि डॉक्टर अंबेडकर ब्लैक बोर्ड में आए और सवाल सॉल्व करें, हल करें, वैसे ही क्लास के जितने सारे बच्चे थे उस इस बात का विरोध करने लगे। और इस विरोध का मुख्य कारण ये था कि ब्लैक बोर्ड के पीछे सभी बच्चों की लंच बॉक्स रखी थी। वो इसलिए विरोध किए कि अगर डॉक्टर अंबेडकर ब्लैक बोर्ड को छुएंगे तो उसके पीछे रखा है उनका लंच बॉक्स में खाना, वो अपवित्र हो जाएगा। ये बहुत अजीब घटना थी। अंबेडकर जी के ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है। एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर और स्कूल के टीचर के से ये सब चीजें डिस्कस होती हैं। फिर क्या होता है कि ऐसे ही चलता रहता है। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनको ये अपमान हर जगह बर्दाश्त करना पड़ रहा था। बहुत ही विचलित कर देने वाली समस्या थी, आज भी है। तो डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग में आया कि जो ये हिंदू धर्म में अछूत का कॉन्सेप्ट है वो एक बेवकूफी भरा, अतार्किक और अमानवीय है। उन्होंने प्रण किया कि मैं इस चीज को खत्म करने का अपने पूरे जीवन प्रयास करूंगा। उन्होंने अपने घर के सदस्यों के जो बाल होते थे, बाल उनको खुद काटना पड़ता था। बाल इसलिए खुद काटना पड़ता था कि गांव के जो नाई थे वो बाल नहीं काटते थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि अगर हम इनके बाल काटेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे और इस चीज का पूरे गांव में विरोध होगा। तो इस वजह से उनको स्वयं ही अपने बाल, अपने घर के सदस्यों के बाल एक दूसरे के काटने पड़ते थे। अंबेडकर जब अपने पिता से पूछते कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, तो पिताजी का सीधा सा एक ही जवाब आता था कि ऐसा पहले से होता आया। तो डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग में आता था कि अगर ऐसा पहले से होता आया है और गलत हो रहा है तो हम क्यों मान रहे हैं ऐसा, हम क्यों ऐसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर का अंबेडकर जी को ये सवाल का जवाब संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। फिर उन्होंने प्रण लिया कि मैं इस चीज को खत्म करने की शुरुआत करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर जी आगे चल के शिक्षा में अपने बढ़ते हैं और वो सतारा से, उनका जो परिवार था महाराष्ट्र से, वो जाके बॉम्बे शिफ्ट हो जाता है। बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद वहां एक कमरा लेता है। एक कमरे पे ही पूरी फैमिली रहती है और इतना ज्यादा गंदगी भरा इलाका, क्योंकि पैसे उतने थे नहीं, तो उसी कमरे में पूरे परिवार का गुजर बसर होता था। और जब बॉम्बे जाकर उनका एडमिशन बॉम्बे के एक स्कूल में कराया गया। एल्फिस्टन हाई स्कूल बॉम्बे का था। वहां पे उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए उनके पिताजी के पास पैसे नहीं थे। तो अब उनके पास ये बहुत बड़ी समस्या थी। तभी उनको मसीहा के तौर पे बड़ौदा के जो एक महाराजा थे, सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय, वो स्कॉलरशिप देने के लिए साहू जी के रिकमेंडेशन पर राजी हो जाते हैं और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में वो 3 वर्ष के लिए दाखिला लेते हैं बीए में।
बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद अब आगे की पढ़ाई के लिए उनको फिर पैसे की ज़रूरत थी। फिर आगे क्या होता है कि गायकवाड़ जो महाराजा थे, उन्होंने इस शर्त पे आगे की स्कॉलरशिप जारी रखने का फैसला, मतलब इस शर्त पे राजी हुए कि डॉक्टर अंबेडकर जब अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप खत्म करके पूरी करके भारत आएंगे तो उनको 10 वर्षों के लिए बड़ौदा के स्टेट में नौकरी एज ए सर्वेंट काम करना पड़ेगा। तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, वो जाते हैं अपना एमए में एडमिशन लेते हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। वहां से वो अपना इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी में एमए कंप्लीट करते हैं। एमए कंप्लीट करने के बाद वो अपना दाखिला लेते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने के बाद बीच में पढ़ाई के दौरान उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है और वो उनको वापस भारत लौटना पड़ता है। भारत लौटने के बाद जैसा कि तय हुआ था कि जो गुजरात के, मतलब बड़ौदा के महाराजा थे, उन्होंने जैसे कि जिस शर्त पे उनको भेजा था स्कॉलरशिप देके, तो उनको 10 वर्ष नौकरी करनी थी। तो वो महाराष्ट्र से जब बड़ौदा शिफ्ट हुए नौकरी करने के लिए, और जब वहां पे उनको एक सिविल सर्वेंट नौकरी दी गई, तो वो जब गए तो पहली बात तो उनको कमरा नहीं मिल रहा था। जहां पर भी कमरा लेने जाते थे, जैसे ही लोगों को अपनी जाति बताते थे, लोग उनको कमरा देने से मना कर देते थे। फिर मजबूर होकर उनको अपनी जाति छिपा के एक पर्शियन घर पे कमरा मिला, और 10-11 दिन ही हुए थे, लोगों के वहां आसपास चर्चा होने लगी कि ये अछूत व्यक्ति है, बाहर जात से आता है। तो लोग वहां पे आके लाठी डंडों से इनको मारने के लिए आए, और जहां पे वो रह रहे थे, जिनके घर पे रह रहे थे, उनको भी दबाव बनाया गया। तो किसी तरीके से जान बचाकर वो अपने मित्र सहपाठी के जरिए वहां से जान बचाकर वापस बॉम्बे भाग आए। वहां से आने के बाद उन्होंने काफी ज्यादा संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद उन्होंने क्या हुआ कि फिर से स्कॉलरशिप प्राप्त की, और वो पुनः अपनी पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वहां से एलएससी से उन्होंने अपनी बीएससी कंप्लीट की, पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया, और फिर इसके बाद वहां पे, मतलब कंप्लीट करने के बाद फिर आए, और इसके बाद आने के बाद पूरी शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा करने के बाद जब फिर से, मतलब कि, मतलब ये हादसा शिक्षा ग्रहण करने के बाद हुआ था, जो बड़ौदा वाला हादसा था। वहां आकर एक, जो मतलब कि 1918 पे बॉम्बे के एक फ्रीडम कॉलेज है, वहां पे डॉक्टर अंबेडकर साहब को एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रोफेसर की नौकरी मिली, और उस एज अ प्रोफेसर की नौकरी से उन्होंने अपना मान सम्मान और एक महान प्रोफेसर के रूप में विख्यात हो गए। वहीं पे उन्होंने मूक नायक न्यूज़पेपर निकाला, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि जो अछूत थे, अनटचेबल थे, उनकी समस्याओं को सामने रखना सरकार के सामने, और उस न्यूज़पेपर के माध्यम से उनकी समस्या का सॉल्यूशन निकालना। 1920 में फिर वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, और ग्रेस हिल से वो बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं। 1930 में 23 में एलएससी के डीएससी, पहले भारत एलएससी से डीएससी करने वाले वो पहले भारतीय थे। 1924 में हितकारिणी एसोसिएशन का जो गठन करते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी एसोसिएशन का मुख्य जो कार्य था, वो
बच्चों को जो अनटचेबल थे फ्री लाइब्रेरी और फ्री हॉस्टल उपलब्ध करवाना था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन संघर्ष के दौरान बहिष्कृत हितकारिणी सभा से आगे बढ़ने के बाद 1927 में महाराष्ट्र में एक महाड़ गांव पड़ता है। वहां महाड़ सत्याग्रह करते हैं। महाड़ मूवमेंट जो होता है वो इसलिए किया जाता है कि उस जगह पे जो एक कम्युनिटी कंपाउंड था, जो एक तालाब था जहां से लोग पानी पीते थे, वहां पे सभी लोगों को तो पानी पीने का अधिकार था, लेकिन जो अछूत थे, जो उस समय के तथाकथित अछूत थे, अनटचेबल थे, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। वो उस साफ तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। इस बात को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में महान सत्याग्रह मूवमेंट करवाया। उस मूवमेंट को कराने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वहां पे आसपास जितनी जगह थी वो सब अपर कास्ट हिंदुओं की थी। तो मूवमेंट को चलाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो उस मूवमेंट को करने के लिए, महान सत्याग्रह को करने के लिए वहां के एक मुस्लिम व्यक्ति ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जगह दी और तब जाके वह महान सत्याग्रह किया गया। दोस्तों, उस तालाब में जाकर डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी अपने हाथ से पानी पीते हैं और उस नियम का उल्लंघन करते, उस सामाजिक बंधन को तोड़ते हैं और उस डर को लोगों के दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, जो डर सदियों से तथाकथित अनटचेबल लोगों के दिमाग में भर गया था। हालांकि उस सत्याग्रह के दौरान उनके ऊपर लाठियां चली, हमले हुए, लेकिन वो डरे नहीं। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने अछूतों के लिए उनकी समस्याएं सामने रखा। तो जो डॉक्टर बाबा साहब का जीवन संघर्ष है और जीवन की जो उपलब्धियां इतनी बड़ी हैं कि हम एक वीडियो में उनका जीवन का 10% भी नहीं बता सकते। तो अभी तक का जो महान सत्याग्रह है, जहाँ तक कि ये एक सामाजिक मूवमेंट की है, इस मूवमेंट तक की घटना आज मैं अपने इस ब्लॉग में आपको बताया हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आगे की जो जर्नी रहेगी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, उन्होंने आगे क्या किया, कैसे वो भारत के संविधान निर्माता बने, विश्व के लिए वो एक आदर्श बने, उसकी कहानी हम आगे के एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल।